Hello everyone, welcome to Adda 24/7. Myself Ritika, your mentor for RBI Grade B and NABARD Grade A examination. आज मैं लाई हूँ आपके लिए लेक्चर 6 ऑफ रिपोर्ट्स सीरीज। तो ये लेक्चर हर संडे आपको मिलता है जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 रिपोर्ट्स कवर कर देती हूँ आपके लिए। अब तक 5 रिपोर्ट्स कवर हो चुकी हैं। This is the 6th one and you be ready for a super revision session from report 1 to report 12 जो इस लेक्चर के बाद हो जाएंगी। बहुत जल्दी मैं वो भी लाने वाली हूँ आपके लिए, गिवन आरबीआई एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। आज भी बड़ी अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स मैं आपके लिए लाई हूँ। अच्छा, उससे पहले बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी है मैंने आपको। टेक अ स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस मिशन आरबीआई ग्रेड बी 2023, ये हमने लाइव बैच लॉन्च किया है। लाइव बैच का मतलब क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि ऑल द सब्जेक्ट्स आर टॉट इन लाइव क्लासेस। तो आपके फेज़ 1 के सब्जेक्ट्स हों या फेज़ 2, सब कुछ हम आपको डेली बेसिस पे एक शेड्यूल दिया जाता है, वहाँ पे लाइव पढ़ाते हैं। मेंटर्स आपको एवरीडे मिलते हैं आपके डाउट्स पूछने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। तो टोटल लाइव क्लासेस अगर आप देखोगे तो 200+ आवर्स की रहेगी फेज़ 1 की, फेज़ 2 की 250+ आवर्स की। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे ताकि आपको नोट्स ना बनाने पड़े। वीकली सेशन रहेगा डाउट्स के लिए, अपने मेंटर से लाइव बात कर सकते हो। देयर आर टॉपिक वाइज टेस्ट्स और जो भी हैंड होल्डिंग चाहिए रेगुलरली वो आपको मिलेगी इस बैच में। वैसे तो हम यूट्यूब पे भी आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, बट द स्टूडेंट्स हु आर सिंसियरली प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड क्रैक दिस एग्जामिनेशन, उनका ना टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए टू फाइंड द कंटेंट। रादर आपके पास एक अच्छा सा कोर्स है जिसमें एनरोल कर लो और बस अपनी पढ़ाई करो। अच्छा, इसको अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है तो मेरी सजेशन है हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ से मोबाइल ऐप डाउनलोड करके अगर आप एक कूपन कोड यूज़ करोगे आपको ना मोर देन 75% डिस्काउंट मिलने वाला है। यस, Y754, तो ये कूपन कोड है, आप इसे यूज़ करना, मैक्सिमम डिस्काउंट लेना। क्यों खर्चने हमने एक्स्ट्रा पैसे जब हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो है ना, अड्डा इज़ प्रोवाइडिंग यू डिस्काउंट, तो लो। ठीक है, चलो चलते हैं रिपोर्ट्स की तरफ। तो 2 रिपोर्ट्स मैं कवर करने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। पहली रिपोर्ट क्या है, फार्म डिस्ट्रेस इंडेक्स। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रही है पिछले साल से। एक्चुअली जब ये नाबार्ड ने अनाउंस किया था दैट वी आर गोइंग टू मेक सच एन इंडेक्स, तब से न्यूज़ में थी और फाइनली कुछ रिलीज़ किया है इससे रिलेटेड, तो वो आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, अप्रैल मंथ की है ये, मैंने मंथ भी लिख दिया है ताकि आपको पता हो कि हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। तो प्रेजेंटिंग अ क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन दिखाऊंगी मैं आपको, उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन और पूरी रिपोर्ट कवर कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वैसा जैसा पेपर में आता है। Recently, the scientists have developed an early warning system called the Farmers Distress Index in the month of April. It has been developed by NABARD in collaboration with which of the following? बताओ जी। काफ़ी क्लासिक क्वेश्चन है, जैसा आता है पेपर में कि किसने डेवलप किया है ये इंडेक्स या ये रिपोर्ट है जो रिलेटेड। नाबार्ड है, मैंने आपको बता दिया, विद नीति आयोग, FAO, UNEP दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, A&B या नन ऑफ द अबव। क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होने वाला है? सरप्राइजिंगली आंसर इज नन ऑफ द अबव। यूजुअली हमें लगता है ना कि कोई ना कोई कोलैबोरेशन में तो होगा ही, अगर पूछा है तो। ऐसा कुछ नहीं है, नाबार्ड ने अकेले बनाया, उसे कोई कोलैबोरेट नहीं कर रहा उसके साथ। तो जान लेते हैं इस इंडेक्स को अभी। देखो, फार्म डिस्ट्रेस इंडेक्स या फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स जो है वो नाबार्ड ने किया है ताकि जो फार्मर्स हैं उनकी डिस्ट्रेस में, डिस्ट्रेस मतलब उनकी जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जहाँ पे वो फंसे हुए हैं, उसमें उनको हेल्प कर सके एक्चुअली डिस्ट्रेस आने से पहले ही। जैसे कि फार्मर जब डिपेंडेंट है लेट से वेदर पे और बारिश आ गई जब नहीं चाहिए थी, सारा क्रॉप उनका खराब हो गया, तो डिस्ट्रेस आ गई ना। उसने तो पैसा उधार लेके सीड्स लाके सब लगाया हुआ था वहाँ पे, अब सब उसके ऊपर कर्जा आ गया, उसकी जो क्रॉप थी वो भी खराब हो गई। ऐसी सिचुएशन आने से पहले उसकी मदद की जा सके। इस इंडेक्स ने कुछ फाइंडिंग्स दी हैं, एक्चुअली ये रिपोर्ट है, इंडेक्स ये आगे रिलीज करेंगे जहाँ पर रैंकिंग देंगे, पर अभी जो रिलीजेज आई हैं वो क्या कह रही हैं, मोर देन 60% ऑफ द डिस्ट्रेस फार्मर्स, वेरी हाई और हाई डिस्ट्रेस फार्मर्स विच आर SMF, स्मॉल एंड मार्जिनर, डिड नॉट रिसीव एनी फार्म लोन वेवर। तो फार्म लोन पे वेवर देती है ना गवर्नमेंट, अनाउंस करती है कि चलो क्योंकि आप डिस्ट्रेस में आ गए तो हमें आपसे नहीं चाहिए आपका लोन, उसको हम माफ़ कर देते हैं। इस रिपोर्ट का कहना था कि 60% ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो डिस्ट्रेस में थे उनको वो मिला ही नहीं फार्म लोन वेवर। एक्सक्लूजन रेट जो था मीडियम डिस्ट्रेस के लिए वो भी 60% था। तो वेरी हाई और मीडियम डिस्ट्रेस वालों को ये फ़ायदा ही नहीं हुआ जो आप फार्म लोन वेवर दे रहे हो। तो कहाँ जा रहा है फिर ये फार्म लोन वेवर? रिच फार्मर्स के पास, ऐसा कहा इस इंडेक्स ने।
फार्म डिस्ट्रेस इंडेक्स एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो कि किस पे बेस्ड है, 21 क्वेश्चन सर्वे जो कैप्चर करता है फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और इमोशनल हेल्थ स्टेटस ऑफ द फार्मर्स इन वल्नरेबल एरियाज। ये आपको जानना होगा कि कितने क्वेश्चन है और किस बेसिस पे है, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और इमोशनल हेल्थ, ये सब देखता है। इमिनेंट डिस्ट्रेस देखता है 3 से 4 मंथ्स पहले अकर करने से पहले। तो ये अपनी स्टडी के थ्रू ये बताना चाहता है कहाँ पे डिस्ट्रेस आ सकती है, ताकि गवर्नमेंट पहले ही ऐसी पॉलिसी बना सके, ऐसे इनिशिएटिव्स ला सके जिसमें उनको मदद मिल सके। तो फार्म डिस्ट्रेस इंडेक्स जो है वो हमने देखा रिलीज किए नाबार्ड ने, पर आया कहाँ से है, वो क्रीडा ने डेवलप किया है। क्रीडा क्या है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई एंड एग्रीकल्चर। ये एक्चुअली में एक बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ओनली। तो क्रीडा ना इज एक्चुअली अंडर आईकर, ठीक है, और आयकर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर है। तो इनडायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको डेवलप किया है, आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। रिलीज किया है नाबार्ड ने, या तो नाबार्ड का नाम आएगा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का, या फिर क्रीडा का भी आ सकता है। ठीक है जी। इस इंडेक्स के एलिमेंट्स क्या हैं, क्या ये देख रहा है इंडेक्स जो मेजर कर रहा है, तो ये मेजर करेगा वेरिएबल्स जैसे कि मॉनसून रेन, एक्सेसिव रेनफॉल, ड्रॉट, ड्राई स्पेल्स, टेम्परेचर में वेरिएशन, मेजर क्रॉप्स क्या डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं, उस सबको ये देखेगा। ठीक है, अनयूजुअल फ्रॉस्ट भी, क्योंकि ये वो सारी चीजें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं, जो ग्रो कर रहा है फार्मर उसको। मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज जो अवेलेबल हैं वो भी असेस की जाएंगी एमएसपी को लेके, क्योंकि एमएसपी जो है एक बहुत बड़ा बूस्टिंग पॉइंट होता है फार्मर्स के लिए। उनको पता है कि उनकी क्रॉप जो है एमएसपी पे तो बिक ही जाएगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, जो कि 1.5 टाइम्स है हमारा, हमने देखा ना, उस पर तो बिक ही जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि एक तो जो वेदर फैक्टर्स चल रहे हैं प्लस आपका एमएसपी को कंसिडर करेगा। जो डेटाबेस है वो क्या करेगा, ड्रॉ करेगा गवर्नमेंट के फाउंडेशनल एग्री स्टैक पे। एग्री स्टैक क्या है, एक्चुअली जितनी भी हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड, फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, वहाँ से डेटा उठा के एग्री स्टैक में भरा गया है, जहाँ पे इस तरह का सारा डेटा रिलेटेड टू फार्मर्स है। तो वो कह रहे हैं इस इंडेक्स का डेटा भी वहीं भर दिया जाएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पुरानी भी उसमें अवेलेबल है, अब वाली भी हम डाल देंगे। तो होगा क्या, मशीन लर्निंग, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों का यूज़ करके डिफरेंट एग्रेरियन डिस्ट्रेस जहाँ जहाँ आ सकते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो समझ लो कि इट्स नॉट कि मैनुअली कुछ सर्वेज हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, हम यहाँ पे एग्री स्टैक का यूज़ कर रहे हैं, जो कि जितना भी डेटा गवर्नमेंट के पास है वो सारा उसमें फीड करके वहाँ से आउटपुट लिए जा रहे हैं कि क्या लगता है कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा, इस इंडेक्स की रेलेवेंस भी अब हमें जाननी होगी। ऑल्दो आप समझ चुके हो कि ये एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है फार्म डिस्ट्रेस इंडेक्स, लेकिन सिवियरिटी ऑफ डिस्ट्रेस बताएगा ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, ताकि गवर्नमेंट जो है वो देख सके कि पहले ही हमें क्या प्लान करना है, रादर देन एक फार्मर फंस गया डिस्ट्रेस में आने के बाद जाके उसको कोई मदद मिलती है। कभी लेट्स से कहीं पे एरिया में बारिश नहीं हुई, फार्मर की सारी क्रॉप बर्बाद हो गई, ठीक है, ड्राई होने की वजह से, उसके कितने महीनों बाद जाके फार्मर को कोई हेल्प मिलती है गवर्नमेंट की, और वो भी उस तक पूरी नहीं पहुंचती। तो गवर्नमेंट इसको अवॉइड करना चाहती है कि जिसको चाहिए एक तो उसे मिले वेवर जो हमें लोन का देना है, और जिसको मदद भी मिलनी है वो टाइमली मिले। ठीक है, तो पॉलिसी मेकर्स को और गवर्नमेंट को एक टारगेटेड मेथड बनाने में मदद करेगा। जैसे कि वही वाली चीज़ मैंने दोबारा दी है कि नाबार्ड ने अपनी पिछली स्टडी मेंशन की है कि 60% ऑफ द फार्मर्स को मिली ही नहीं थी मदद। ये एक आई ओपनर था गवर्नमेंट के लिए कि हम कर क्या रहे हैं फिर अगर मिल ही नहीं रही है मदद तो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं। As per the Farmers Distress Index in the state of Maharashtra, approximately -% of the SMF, small marginal farmers, whose distress category was very high, have not received any benefits. महाराष्ट्र की बात हुई है, एक और स्टेट की बात हुई है, तो कितने % ऑफ स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को कोई मदद नहीं मिली है? हमने ओवरऑल तो देख लिया था कि वेरी हाई और हाई कैटेगरी वाले जो हैं, इसका आंसर है 42%। ये महाराष्ट्र स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, तो आपको ये जानना रहेगा। महाराष्ट्र में जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको बोला गया लो डिस्ट्रेस, और उन्होंने रिसीव की है मैक्सिमम फार्म लोन वेवर बेनिफिट्स। तो मतलब वेरी हाई वालों को कोई मदद नहीं मिली, लो वालों को मदद मिल रही है। सेम इज फॉर द यूपी। देखो महाराष्ट्र और यूपी ना इस रिपोर्ट में मेंशन किए गए, तो आपको प्लीज पता होना चाहिए, दोनों स्टेट्स मेंशन किए हैं, और अगर आगे रिलीज होगा तो हम वो भी कवर करेंगे। तो यूपी में 47% ऑफ द स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स जो कि वेरी हाई डिस्ट्रेस कैटेगरी में है और 45% हाई में है, उनको भी कोई फार्म लोन वेवर नहीं मिला है। तो ये ओवरऑल फाइंडिंग बताइए महाराष्ट्र और यूपी की, कि
जिनको मिल रहा है एक्चुअली दे आर अफ्लुएंट फार्मर्स, उनके पास पहले ही अपनी इरीगेटेड लैंड है, प्राइस सपोर्ट भी उनको मिल रहा है, एमएसपी की भी मदद मिल रही है और उनको फार्म लोन वेवर भी मिल रहा है। तो हो क्या रहा है, जो गरीब जिसको चाहिए उसको नहीं मिल रही मदद। बस ये ध्यान में रखना। यूपी और एमपी की यूपी और महाराष्ट्र की बात की गई, आई एम सो सॉरी। और ना वैसे आई रियलाइज मैंने गलती की है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, मैं इसको पीडीएफ में करेक्ट करूंगी, फार्म डिस्ट्रेस ही है ये, तो ऐसा मत करना आप भी फार्मर डिस्ट्रेस लिखाओ प्लीज, आई अपोलोजाइज फॉर दिस। इसको ना जब मैं रीड भी कर रही थी मैंने एक दो जगह फार्मर डिस्ट्रेस देखा, पर मुझे अभी याद आ रहा है कि एक्चुअली इट इज फार्म डिस्ट्रेस इंडेक्स एंड नॉट फार्मर, तो ये आप ध्यान रखना। वैसे तो क्वेश्चन लाइक यू नो अगर आप समझ लेते हो तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर हम गलत क्यों देखें, हमें डिस्क्रिप्टिव भी तो करना है, तो वहां पर हम सही लिखें, ठीक है। तो ये था हमारा FDI जो कि रिलीज किया, हमने देखा नाबार्ड ने रिलीज किया और डेवलप किया क्रीडा ने, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, राइट। अब हम चल रहे हैं आगे नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ, विच इज एन OECD रिपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो OECD ने निकाली है STRI, सर्विसेज ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स। ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये फेब के मंथ में आई है एक्चुअली। वैसे तो हमने मार्च की काफ़ी रिपोर्ट्स कवर की हैं, पर ये मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, इसको अभी के अभी साथ के साथ कवर कर दें। तो हियर इज माय क्वेश्चन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर रिपोर्ट। तो सर्विसेज ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स हैज बीन रिसेंटली रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ February बाय OECD. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टॉप्ड दिस इंडेक्स? क्या लगता है आपको, इंडिया, यूके, नेदरलैंड्स, इंडोनेशिया या जापान? इंडिया तो देखो मुश्किल है, हम चाहते हैं, वी रियली विश, लेकिन अभी इंडिया दूर है इन चीज़ों से। तो जापान है एक्चुअली जो टॉप पे जा रहा है। हमने कितने सारे रिपोर्ट्स पढ़ लिए, हमने देखा ना कि इंडिया या तो मिडल में लाई करता है या एंड में लाई करता है, टॉप पे तो इंडिया अभी कहीं है ही नहीं। तो इसमें आपको क्या जानना है कि ये रिपोर्ट रिलीज किसने की है, उसके अलावा ऑफ कोर्स बहुत सारी और फाइंडिंग्स है जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो OECD का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ऑन द रेगुलेशंस जो ट्रेड को इन सर्विसेज में इंपैक्ट कर रही हैं। तो नाम से पता चल रहा है सर्विसेज ट्रेड, तो जो सर्विस सेक्टर है उसके ट्रेड को इंपैक्ट कर रही है, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं गवर्नमेंट ने, उसको देखता है वो, ठीक है। ये देता है ऑल अक्रॉस OECD मेंबर कंट्रीज और कुछ अदर मेंबर कंट्रीज भी। कुछ अदर कैसे याद रखोगे, इंडिया इज नॉट एन OECD मेंबर, लेकिन उसको भी तो काउंट किया इन्होंने, तो OECD सारी एंड सेवरल अदर कंट्रीज को लेता है, ठीक है। तो अगर हम OECD कंट्रीज को देखें तो मोर देन 80% ऑफ द ट्रेड इन्हीं कंट्रीज में होता है, इसलिए वो हैं और बाकी और कुछ हैं। OECD है क्या, एक्चुअली में 38 नेशंस इन यूरोप, अमेरिका और पैसिफिक, बेसिकली 38 नेशंस का ये ग्रुप है, ठीक है। ये हेल्प करता है इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज बनाने में, तो नाम से ही पता चल रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कोऑपरेशन के लिए है, ठीक है। और इसके अलावा OECD के आउटसाइड जो कंट्रीज हैं विच आर डेवलपिंग नेशंस लाइक आवर्स, उसको भी मदद करता है ये इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में। तो ये एक अच्छा इनका इंडेक्स है, ठीक है। इस इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं कि STRI जो है वो कंसिडर करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज इन सेवरल सेक्टर्स, जो कि ईज ऑफ ट्रेडिंग की बात करता है। STRI इंडेक्सेस ना एक्चुअली असाइन करते हैं वैल्यू 0 से 1 के बीच में। तो अगर 0 है इसका मतलब है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगी है वहाँ पे, 1 है तो मतलब सबसे लीस्ट रेस्ट्रिक्शन, आई एम सो सॉरी, 0 शो करता है लीस्ट रेस्ट्रिक्शन एंड 1 शो करता है नो रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो एक एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है जो प्रोवाइड कर रहा है 22 सेक्टर्स में। तो कैसे ये इंडेक्स बना है, कौन रिलीज कर रहा है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, ये हमने पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है जी। इसके अलावा अगर ग्लोबल फाइंडिंग्स में देखूं, क्योंकि हमने बात की थी टॉप किया जापान ने, लेकिन हमें और चीज़ें भी तो जाननी है, क्योंकि आजकल तो क्वेश्चन ऐसा आता है पेपर में कि STRI हैज़ बीन रिसेंटली रिलीज्ड बाय OECD इन विच जापान हैज़ टॉप्ड, राइट। सो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, या व्हाट इज द रैंक ऑफ द नेशन दैट इज फॉलोइंग जापान, यानी सेकंड नंबर पे कौन है या 5th नंबर पे कौन है। तो उसके लिए हमें जानना है कि STRI जो 2022 आया उसमें जापान इज एट द टॉप, फॉलोड बाय UK, फॉलोड बाय नीदरलैंड्स, चेक रिपब्लिक एंड चिली। तो ये 5 नेशंस जो हैं टॉप पे हैं। अगर हम बॉटम की बात करेंगे तो उसमें इंडिया का कोई रैंक अच्छा नहीं है, हमने देखा इंडिया का रैंक है 47th, और सबसे एंड में कौन पड़ा हुआ है, इंडोनेशिया। तो इंडिया बॉटम 5 नेशंस में है OECD के STRI इंडेक्स में, अमंग बॉटम 5 कंट्रीज है। तो बॉटम स्पॉट्स में अगर हम देखेंगे, हमारे साथ साथ इंडोनेशिया, थाईलैंड, रशिया भी पड़े हुए हैं इसलिए कि एक्चुअली में इनको कुछ वो नहीं मिला कि अच्छा कर रहे हैं। तो टॉप 5 पता लग गई आपको, बॉटम 5 पता चल गई। अब थोड़ा इंडिया के बारे में जान लेते हैं। इंडिया का रैंक 47 है, लास्ट ईयर इट वाज 48,
तो हमने एक रैंक इम्प्रूव किया है। और वो भी क्यों किया है? क्योंकि वो कहते हैं कि आपने एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर लिया। इंडिया ने जो है ना थोड़ा सा नॉन रेजिडेंट्स और रेजिडेंट्स के बीच में जो शेयर ट्रांसफर होता है उसके में भी कुछ चेंजेस लेकर आए हो, इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली ये दो चीज़ें मेंशन की हैं कि ये दो किए हैं इंडिया ने, इसलिए इंडिया जो है सर्विस ट्रेड को प्रमोट कर रहा है। एंड नाउ वी रैंक इंडिया 48 की जगह 47। रिपोर्ट का कहना है कि रेल फ्रेट ट्रांसपोर्ट, आर्किटेक्चर सर्विस, लीगल सर्विस और अकाउंटिंग सर्विसेज सबसे डिफिकल्ट सेक्टर्स हैं इंडिया में अगर आपको ट्रेड करना है तो। ऑन दी अदर हैंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, रोड फ्रेट और साउंड रिकॉर्डिंग ये जो है लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव है इंडिया में ट्रेड करने के लिए। तो लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव बता दी उन्होंने कि कौन सी है, और सबसे मोस्ट डिफिकल्ट भी बता दिया उन्होंने कि ये दो सेक्टर्स हैं अलग अलग जो इसमें इंडिया में प्रॉब्लम चल रही है। आपको पता होना चाहिए एक्चुअली कौन से दो सेक्टर्स हैं। अच्छा, ये जो फाइंडिंग अब आपने देखी है ना कि OECD में टॉप 5 कौन है, बॉटम 5 कौन है, इंडिया वन ऑफ द बॉटम 5 चल रहा है, इसमें एक चीज़ और भी है, इंडिया की गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। उनका कहना है कि जो ये OECD का इंडेक्स है ना, ये स्ट्रक्चरल बायस है और लूप होल्स हैं, कि एक्चुअली में ये ठीक से बना ही नहीं रहे हैं इंडेक्स। इनका इंडेक्स में पॉइंटर्स ऐसे हैं कि हमारी कंट्री को ये पीछे छोड़ रहे हैं। मिनिस्ट्री ने कहा है दैट एट दैट टाइम जब इंडिया को कहा गया था मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव कंट्रीज में जब दिखाया गया था, वो नहीं है इंडिया जब से हमने LPG रिफॉर्म्स ले आए 1991 के बाद। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ने कहा है कि कुछ इनकन्सिस्टेंसीज हैं OECD के मेथोडोलॉजीज में, जिस वजह से इंडिया बॉटम 5 में आ रहा है, या इंडिया का रैंक कभी भी अच्छा नहीं रहा है। इनकी रैंकिंग, अगर इनका मेथड अच्छा होता तो हमारा रैंक अच्छा होता, ऐसा कहना है उनका। ठीक है जी, दैट इज इट फ्रॉम माई एंड। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपके काम आए एक्चुअली। अब मैं क्या करने वाली हूँ गाइज, इसके बाद मैंने आपको बोला था प्लीज़ मुझे लिख के बताओ इफ़ यू आर अप फॉर इट। आई रियली वांट टू कंडक्ट अ सुपर रिविजन सेशन, यहाँ लिखती हूँ, रेड पे नहीं चल रहा है, सुपर रिविजन, जिसमें अब हमने 12 रिपोर्ट्स कवर कर ली हैं, है ना। लेक्चर 1 से अगर मैं 6 तक देखूं तो वो 12 की 12 रिपोर्ट से मैं MCQs बना के लेना चाहती हूँ। एंड नॉट नेसेसरली वो MCQs जो हमने पहले पढ़े हैं, न्यू भी हो सकते हैं वो। तो मैं एक अच्छा सेट ऑफ MCQs लाना चाहती हूँ जिसमें हम 40-50 MCQs कवर करेंगे और सुपर रिविजन होगा और आपका टेस्ट भी हो जाएगा एक। तो मैम आई एम प्लानिंग कि वो जल्दी से हम लेकर आए इस वीक में। इफ़ यू आर अप फॉर इट लेट मी नो, ठीक है। फिर हम जल्दी मिलते हैं एंड विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए।